नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे थे किस प्रकार भारत के अंदर जो विदेशी लोगों का आगमन हुआ, उन आगमन के कारण उन विदेशियों का भारत में आत्मसातीकरण हुआ। उसी कड़ी के अंदर हमारा ये दूसरा बिंदु है सिकंदर का भारत पर आगमन। यानी आज शायद ही कोई एक विद्यार्थी ऐसा हो जिसने सिकंदर का नाम नहीं सुना हो। तो आज हम उसी सिकंदर की कथा देख रहे हैं जो इतिहास में अपना एक अलग ही नाम दर्ज करा गया। देखिए 327 ईसा पूर्व में यूनान के एक छोटे से प्रांत मकदूनिया का शासक था सिकंदर। ठीक है, यूनान के एक क्षेत्र मकदूनिया का शासक था सिकंदर। वो भारत की ओर बढ़ा। जब वो भारत की ओर बढ़ा तो भारत के अंदर सीमांत राज्यों में बहुत से शासक ऐसे थे जो देश प्रेम से ओतप्रोत थे, भरे हुए थे और वो मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार थे। लेकिन वहीं कुछ ऐसे लोग भी थे जो विश्वासघाती और देशद्रोही थे। तो हम ऐसे ही शासकों के बारे में देखें तो शशिगुप्त और आम्भी जैसे विश्वासघातियों ने सिकंदर का साथ दिया था। ठीक है, तो इस साथ के कारण भी सिकंदर के हौसले बढ़ चुके थे। ठीक है, तो हम देखेंगे किस प्रकार सिकंदर है वो आया है और उसने कैसे सहयोग प्राप्त किया है और किस प्रकार भारत में प्रवेश कर पाया। देखिए, शशिगुप्त, आम्बी जैसे देशद्रोहियों, विश्वासघातियों ने सिकंदर का साथ दिया। सिकंदर है वो सिस्तान और अफ़गानिस्तान को जीतता हुआ, किस क्षेत्र को जीतता हुआ? सिस्तान और अफ़गानिस्तान को जीतता हुआ काबुल घाटी से भारत पर आया। यानी किस जगह से चढ़ा वो? यानी उत्तर पश्चिम सीमा पर हम पहले पढ़ चुके हैं कि उसने अराबेला के युद्ध के अंदर ईरान को पराजित किया और फिर वो भारत की तरफ बढ़ा था और यहाँ उसने उत्तर पश्चिम क्षेत्र के अंदर सिस्तान और अफ़गानिस्तान क्षेत्र को जीते और फिर काबुल घाटी से होकर भारत की ओर आया था। उसने हवाली और पास को जीता, इन क्षेत्रों को जीता और हवाली और पास को जीतता हुआ उसने हिंदू कुश पार कर लिया। अब जब हिंदू कुश क्षेत्र को उसने पार किया तो शशिगुप्त ने यहाँ उसका स्वागत किया। यानी सिकंदर का भारतीय सीमा के अंदर जब प्रवेश हो रहा था तो सीमा से पहले उसका स्वागत हिंदू कुश को पार करते सबसे पहले किसने किया? तो वो था शशिगुप्त। और यहीं जब उसने हिंदू कुश को पार करके शशिगुप्त से उसका स्वागत हुआ तो यहाँ उसने अपनी सेना के अब 2 हिस्से कर दिए। ठीक है, जो वो सेना लेके आया था उसको हिंदू कुश पार उसने 2 भागों में बांट दिया। उसने सेना के एक हिस्से को अपने 2 विश्वास पात्र सेनापति, जिनमें नाम बताया जाता है हेफरिस्तियन और पर्दिकस, ये उसके 2 विश्वास पात्र सैनिक थे, हेफरिस्तियन और पर्दिकस। इन 2 सेनापतियों के नेतृत्व में उसने अपनी एक सेना अलग कर दी और उसने उस सेना को सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेज दिया और दूसरी सेना का वो नेतृत्व खुद संभाल रहा था और उस सेना को लेकर वो आगे की तरफ बढ़ा। यानी हिंदू कुश को पार करके उसने सेना को 2 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब देखिए अभी सिकंदर है वो भारत की भूमि तक नहीं आ पाया था, या यूँ कहे भारत की भूमि पर उसके पांव नहीं रखे थे। लेकिन इसी समय तक्षशिला के राजा थे आम्बी। ध्यान रखे, जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है उस समय के क्षेत्रों में जो तक्षशिला क्षेत्र था उनका राजा था आम्बी। उसने सिकंदर के पास ये सूचना भेजी कि वो आक्रमण करे भारत पर और उसे आम्बी की सहायता मिलेगी। इस प्रकार विश्वासघाती आम्बी ने, जो तक्षशिला के राजा थे, सिकंदर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण भेजा, साथ ही साथ उसकी सहायता करने का आश्वासन भी दिया। इसी उत्साह के अंदर सिकंदर आगे बढ़ा, उसने भारत के अंदर प्रवेश कर लिया। इस अवसर पर उसने उत्तर पश्चिम क्षेत्र की सीमा पर जो छोटे छोटे राज्य थे उन छोटे छोटे राज्यों पर उसे युद्ध करना पड़ा और इन युद्धों का विवरण में उसके साथ के लेखक
विवरण से प्रकट होता है। यानी उसके साथ आए हुए कई यूनानी लेखक थे, जिसमें एरियन, एरिस्टोबुलस, ओनेसिक्रिड्स, इन लेखकों ने क्या किया है कि सिकंदर के भारत अभियान के बारे में लिखा है। और एरियन के लेखों से हमें छोटे क्षेत्रों के साथ किस प्रकार का संघर्ष हुआ, सीमांत पर उसे कैसे लड़ना पड़ा, इनके बारे में जानकारी मिलती है। भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर सबसे पहले उसकी मुठभेड़ अस्मको या असायनों में। ध्यान रखें, सिकंदर जब भारतीय सीमा के अंदर उत्तर पश्चिम सीमा से प्रवेश करता है तो उसको सबसे पहले किन के साथ मुठभेड़ का सामना करना पड़ता है, तो वो है अस्मकों या असायनों से उसका सामना होता है। और उसे अस्मकों के एक ज़बरदस्त प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। सिकंदर की दांत इस प्रतिरोध में खट्टे हो जाते हैं, लेकिन अंत में विजय सिकंदर की ही होती है। तो ये सिकंदर है, उसको पहले प्रतिरोध के रूप में अस्मकों का सामना करना पड़ा। सिकंदर ने क्या किया, अस्मकों को हराया और उसने कहा जाता है कि लगभग 40,000 अस्मकों को बंदी बनाया। यानी कितने लोगों को बंदी बनाया, 40,000 अस्मकों को बंदी बनाया। उसके बाद वो आगे बढ़ा और निशा क्षेत्र में जिन गोरियों का अधिकार था उसने फिर उन गोरियों को आक्रमण किया, लेकिन गोरियों ने क्या किया, उसके प्रतिरोध नहीं किया और बिना प्रतिरोध के उसने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार सिकंदर के भारतीय सीमा में प्रवेश करने पर सबसे पहला प्रतिरोध अस्मकों ने किया और आत्मसमर्पण सबसे पहले निशा के गोरियों ने कर दिया। तब सिकंदर ने अश्वकाइनो, जिन्हें यूनानी लेखक है वो अस्केनोई लिखते हैं, यानी अब आगे बढ़कर सिकंदर ने कहाँ आक्रमण किया, अश्वकाइनो को पर आक्रमण किया। यूनानी लेखक है वो अश्वकाइनो को अस्केनोई लिखते हैं, ठीक है। और इस समय जो अश्वकाइनो का राजा था, उस राजा का नाम राजा हस्ती या अष्टन आता है, लेकिन यूनानी लेखक इस राजा को अस्केनस नाम से लिखते हैं, ठीक है। तो अस्केनस ने या अष्टक ने या हस्ती ने अपने दुर्ग मसग, यानी उसका दुर्ग कौन सा था, अष्टक या हस्ती का मसग, इस दुर्ग में रहते हुए सिकंदर का प्रतिरोध किया। और मसंग का दुर्ग है वो मसग का दुर्ग प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित था। अश्वकायनों ने उसके चारों तरफ खाई खोद रखी थी। ऐसी स्थिति के अंदर ये मसग दुर्ग अजय था, क्योंकि उसमें प्रवेश करना ही मुश्किल था। सिकंदर को मसग दुर्ग पर अधिकार करने के लिए कई बार आक्रमण करना पड़ा, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। और एक आक्रमण तो इस प्रकार रहा कि सिकंदर खुद घायल भी हो गया, ठीक है। इस आक्रमण और प्रतिरोध के दौर में एक दिन एक तीर राजा अष्टक को लग गया, और जब तीर राजा अष्टक को लगा तो उसकी मृत्यु हो गई और उसकी रानी क्लियोफिस ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस प्रकार मसग दुर्ग पर अश्वकायनों के राज्य पर सिकंदर का अधिकार हो गया। यहाँ क्या हुआ, यहाँ सिकंदर ने धोखा किया और धोखा देकर अश्वकायनों के 700 वेतनभोगी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। किन सैनिकों को, अश्वकायनों के 700 सैनिकों को उसने मौत के घाट उतारा। अब सिकंदर है वो मसग से आगे बढ़ा। रास्ते में उसने पड़ने वाली कई अन्य जातियों पर भी आक्रमण किए और उन पर जीत है उसने दर्ज की, और अपनी सेना के उस भाग से जा मिला जिसे उसने सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए भेजा था। हमने यहाँ ऊपर पढ़ा है कि उसने सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए अपने 2 सेनापतियों के नेतृत्व के अंदर सेना भेजी, जो हेप्रिस्तियन और परदिकस थे। उन्होंने सेना लेकर सिंधु नदी पर पुल बनाने का काम किया था। तो सेना अब जब उन पुल पर पहुंच गई या उस सेना से मिल गई तो उसने पूरी सेना को साथ किया और ओहिंद के पास नाव के बनाए गए पुल पर होकर सिंध को पार किया और वो कहाँ पहुँच गया, तक्षशिला पहुँच गया, ठीक है। यानी ओहिंद के पास नाव का जो पुल बनाया गया उस पुल से उसने सिंधु को पार किया और अब वो पहुंचा तक्षशिला। तक्षशिला में राजा थे अम्बी, ठीक है। अम्बी ने तक्षशिला के राजा अम्बी, यानी जब सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है तो तक्षशिला का शासक कौन था, अम्बी था। उसने भारत पर आक्रमण करने के उसको निमंत्रित भी किया था। अब यहाँ जब सिकंदर का आगमन हुआ था तक्षशिला में, उसने अम्बी ने उसका स्वागत किया और सिकंदर के पहुँचते अम्बी ने उसे काफ़ी मात्रा में चांदी, बेल, भेड़ आदि उसको भेंट के रूप में दिए थे। सिकंदर उसकी भेंट को सह सम्मान स्वीकार भी किया और अपनी तरफ से कुछ भेंट मिलाकर सह सम्मान उसे वापस भी लौटा दिया। इस प्रकार उनकी मित्रता स्थापित हो गई। कुछ समय अन्य यानी इसी समय कुछ अन्य भारतीय राजाओं ने भी सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया था।
कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अभिसार के राजा ने सिकंदर को आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाया। देखिए जो अभी तक्षशिला के राजा आम्बी थे उनका और कश्मीर के उत्तर पश्चिम में स्थित अभिसार राज्य का आपस में क्या था, आपस में शत्रुता थी। इसी प्रकार तक्षशिला और पौरव के राज्य में भी शत्रुता थी। लेकिन यहाँ जब तक्षशिला के राजा आम्बी ने आत्मसमर्पण किया तो आगे अभिसार के राजा ने भी आत्मसमर्पण का विश्वास दिलाया। अंत में वह राजा पोरस की तरफ चला गया। यानी इन दोनों से जब आत्मसमर्पण कर दिया किसने, तक्षशिला और अभिसार ने, तब आगे की तरफ बढ़ा सिकंदर। कहाँ बढ़ा? वो पोरस की तरफ बढ़ा। अब राजा पोरस और उसका प्रतिरोध, ठीक है। देखो तक्षशिला से सिकंदर ने झेलम और चिनाब नदियों के बीच पौरव के राज्य पर अधिकार करने का निश्चय किया। कहाँ से? तक्षशिला से। झेलम और चिनाब के बीच, ध्यान रखिए पोरस का राज्य कहाँ था? झेलम और चिनाब नदियों के बीच था। तक्षशिला का भी जो राजा था वो अपनी पुरानी शत्रुता निकालना चाहता था, किससे? पोरस से, ठीक है। और वो चाहता था कि सिकंदर है वो कहाँ आक्रमण करे? पोरस पर आक्रमण करे। इसलिए उसने क्या किया? 5000 सैनिक वो सिकंदर को दिए। तब सिकंदर ने पौरवों के राजा पूर्व या पोरस के पास सूचना भेजी कि वो सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ले और आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन राजा पोरस है वो मातृभूमि का सच्चा रखवाला था, मातृभूमि के लिए वो बलिदान देने के लिए तत्पर था। उसने सिकंदर को ये कहलवा दिया कि हम युद्ध क्षेत्र के अंदर ही मिलेंगे। इस प्रकार का उत्तर जब पोरस की तरफ से सिकंदर को मिला तो सिकंदर अपनी महत्वाकांक्षाओं से बावला हुआ और वो राजा पोरस को हराने के लिए झेलम नदी के किनारे तक आगे बढ़ गया। उधर राजा पोरस है वो तलवारों के द्वारा उसका स्वागत करने के लिए पहले से ही तैयार खड़ा था। झेलम के दूसरे तट पर वो मौजूद था। लेकिन उस समय बरसात आई हुई थी, नदियों में बाढ़ आई हुई थी। इस कारण सिकंदर वो पोरस पर आक्रमण करने के लिए सीधा तैयार नहीं था। वो कुछ समय प्रतीक्षा करना चाहता था। उसने कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ी, किसके कारण? बरसात के कारण, नदियों में बहाव के कारण। दूसरा कारण ये भी था सिकंदर एकदम से सामने आना नहीं चाहता था। यानी एक तो नदियों में बाढ़ आई थी, दूसरा सिकंदर एकदम से पोरस के सामने नहीं आना चाहता था। इसलिए वो ऐसे मौके की तलाश में था जब पोरस की धोखे में रखकर आक्रमण करना पड़े या पोरस पर धोखे से आक्रमण किया जा सके, ऐसे समय की वो तलाश में था। और कुछ ऐसा ही समय उसके सामने उपस्थित हो गया। किसके सामने? सिकंदर के सामने। क्योंकि एक दिन देखिए काफ़ी बरसात हो गई और रात के अंधेरे में सिकंदर ने अपनी सेना के साथ झेलम को उस दिन पार कर लिया, बरसात के दिन। अब पोरस की सेना पर उसने आक्रमण अचानक से कर दिया। पोरस की सेनाओं ने शत्रु का मुकाबला किया। यूनानियों और भारतीय सेनाओं के बीच बड़ा घमासान युद्ध हुआ। युद्ध होने पर दोनों तरफ से काफ़ी क्षति हुई। लेकिन जैसे जैसे सुबह हुई युद्ध में तेज़ी आ गई। पोरस और उसके भारतीय सैनिक है वो यूनानियों के छक्के से उड़ाने लग गए और दोपहर का समय हो गया। भारतीय सैनिकों का जो पराक्रम था वो देखते ही बनता था और यूनानी है उन पर वो भारी पड़ने लगे। इसलिए यूनानी सेना है वो घबराने लगी और ऐसा लगने लगा कि अब यूनानी यहाँ से भाग जाएंगे। लेकिन तभी होनी को कुछ और ही मंजूर था कि पोरस की सेना में हाथियों में भगदड़ मच गई। देखिए ध्यान रखें, भारतीय सेना में अधिकांश हाथी ज़्यादा हुआ करते थे। यहाँ घोड़ों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था, ठीक है। और हमारी सेना राजा अधिकांश है वो हाथियों पर बैठकर युद्ध करती थी। लेकिन कभी कभार युद्ध में ऐसा हो जाता कि हाथी घायल हो जाते थे या उन पर जब पागलपन सवार हो जाता था तो इधर उधर भाग पड़ते थे और अपनी सेना जो पैदल सेना होती थी उसी पैदल सेना को वो रोनते रहते थे। लेकिन इस वक्त भी ऐसी स्थिति थी कि वहाँ बरसात हो चुकी थी, पानी के कारण कीचड़ हो चुका था, चिकनी मिट्टी में हाथी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, फिसलने लगे थे और उनके पाँव पर, सूंडों पर जगह जगह जब तीर लग रहे थे तो उससे भी वो हाथी क्या करने लगे? घबराने लगे। इसलिए पोरस की सेना के कुछ हाथी बिगड़कर पीछे हटने लगे और ये हाथी अपनी ही सेना को कुचलने लग गए। ऐसे समय में भारत के जो धनुर्धारी थे, जो पैदल लड़ रहे थे, वो शत्रुओं के तीर चलाने को तत्पर हुए तो उन्हें बरसात के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा, कीचड़ के कारण कठिनाई का सामना करना पड़ा, भागते हुए हाथियों का सामना करना पड़ा और स्थिति उनके लिए बड़ी विकट हो गई। और इन परिस्थितियों का फायदा सिकंदर की सेना ने उठा लिया और फुर्तीले घुड़सवार धनुर्धारियों ने क्या किया? भारतीय सेना पर धनाधन तीरों की बरसात करना शुरू कर दिया और इसी तीरों की बरसात के कारण पूरे के पूरे युद्ध का रुख बदल गया और यूनानी भारतीयों पर भारी पड़ने लगे। लेकिन राजा पोरस ने हौसला नहीं खोया
और वो उनसे हाथी पर बैठ कर युद्ध का नेतृत्व करने लग गया। ठीक है, हालांकि उसने काफ़ी घाव महसूस कर लिए थे, यानी उसके शरीर पर काफ़ी घाव हो गए थे, रक्त बह रहा था, लेकिन वो मातृभूमि का सच्चा रक्षक था और अपने प्राण समर्पित करने के लिए संकल्पित होकर ही वो युद्ध क्षेत्र के अंदर आया था। इसलिए उसने कभी मुंह नहीं मोड़ा और वो लगातार संघर्ष करता रहा, तब तक संघर्ष करता रहा जब तक वो मूर्छित सा नहीं हो गया। ऐसी स्थिति के अंदर जब मूर्छित सा होने लगा, शत्रुओं ने या राजा पोरस को घेर लिया, सिकंदर की सेना ने उसको घेर लिया और बंदी बनाकर उसे सिकंदर के सामने लाया गया। और यहाँ एक इतिहास प्रसिद्ध बात आती है कि सिकंदर के सामने राजा पोरस को लाया गया बंदी अवस्था में, तो सिकंदर ने राजा पोरस से पूछा, बताइए तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। तो बिल्कुल भी घबराए बगैर राजा पोरस ने उत्तर में कहा कि जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है वैसा ही व्यवहार मेरे साथ करना चाहिए। पोरस का ये उत्तर सुनकर सिकंदर पहले तो एकदम अवाक रह गया, लेकिन भारत के उस वीर सपूत की निर्भीकता, निडरता सिकंदर के मन में छाप छोड़ गई और सिकंदर उसके साहस का कायल हो गया। उसने राजा पोरस को स्वतंत्र कर दिया और उसने उसका राज्य भी वापस लौटा दिया। इस प्रकार दोनों की मित्रता स्थापित हो गई। लेकिन इतिहासकार सिकंदर के इस व्यवहार के पीछे उसकी कूटनीति मानते हैं कि सिकंदर ने एक शक्तिशाली राजा से मित्रता स्थापित करने का अच्छा मौका और प्रयास किया था। उसे पोरस जैसे शक्तिशाली शासक की है वो मित्रता मिल चुकी थी और अब वो एक अच्छे शत्रु की तरफ से निश्चित होकर भारत में आगे बढ़ सकता था। सिकंदर की इच्छा कुछ भी रही हो, लेकिन सिकंदर के इस व्यवहार से राजा पोरस है वो भी प्रभावित हुआ और उसने सिकंदर की मित्रता स्वीकार कर ली। अब देखिए, जब पोरस का संघर्ष हो गया उसके बाद की स्थिति भारत के अंदर क्या थी। ठीक है, देखिए सिकंदर की सेना का स्थानीय विरोध विवाह, अब वो क्या था। देखिए, उत्तर पूर्वी पंजाब के छोटे राज्यों पर जब सिकंदर ने अधिकार कर लिया, वो आगे बढ़ रहा था, भारत के भीतरी भागों की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वो व्यास नदी तक पहुंच पाया था। ध्यान रखें, एक बढ़िया प्रश्न है कि सिकंदर भारत में कहाँ तक प्रवेश कर चुका था, यानी सिकंदर भारत में प्रवेश कहाँ तक है, व्यास नदी तक प्रवेश किया। सिकंदर ने भारत में कहाँ तक प्रवेश किया, उसने व्यास नदी तक प्रवेश किया था और व्यास के आगे वो नहीं बढ़ पाया था। तो वास्तविकता थी कि उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। अब उसके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार किया, इसके पीछे भी उनके अलग अलग कारण थे। एक तो ये वो लंबे समय तक युद्ध लड़ रहे थे और इस युद्ध के कारण वो थक चुके थे। दूसरा ये कि वो लंबे समय तक अपने घर वालों से, परिवार वालों से, कुटुंबवासियों से दूर थे और उनको अपने कुटुंब की याद आने लगी थी और वो अपने कुटुंब में, अपने लोगों के पास वापस आना चाहते थे। तीसरा ये था कि बहुत से लोग अब यहाँ इस क्षेत्रों के अंदर बीमार होने लगे थे, बीमारी उन पर हावी होने लगी थी, जिसके कारण वो बीमारी के प्रकोप से घबराने लगे थे, इसलिए वो जाना भी चाहते थे। अन्य कारण यह माना जाता है कि यहाँ जब एक तरफ जब तक्षशिला के राजा उनकी पोरस के साथ युद्ध हुआ तो उन्होंने शक्तिशाली स्थिति देख ली और अब उनको आगे ये सुनने को मिला कि आगे मगध में नंद का राज्य है और वहाँ सैनिक शक्ति बहुत बड़ी है, इससे भी वे डरने लगे थे। तो इन कुछ कारणों से वो आगे बढ़ने को राजी नहीं थे और अब वो घर जाना चाहते थे। ठीक है, तो सिकंदर ने इनकी मनोदशा को देखकर पहले तो उत्साह पैदा करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की कि ताकि इसी प्रकार आगे बढ़ने को तैयार हो जाएं, लेकिन वो किसी भी प्रकार से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सिकंदर को वापस जाने के लिए विवश होना पड़ा। अब देखिए सिकंदर का वापस जाना। सिकंदर भारत में रहा तो उसका काल 19 महीनों का रहा है। सिकंदर भारत में कितने महीनों तक रहा? 19 महीनों तक रहा। ठीक है, और झेलम के मार्ग से वो वापस लौटा। देखिए, पोरस और सिकंदर का जो युद्ध है वो इतिहास में झेलम के युद्ध के नाम से या वितस्ता के युद्ध के नाम से या हाइडेस्पीस के युद्ध के नाम से जाना जाता है, क्योंकि झेलम का पुराना नाम क्या है? वितस्ता। तो वितस्ता का युद्ध भी कहलाता है। यूनानी इन क्षेत्रों का क्या नाम लेते हैं? वो लेते हैं हाइडेस्पीस। तो इन तीनों के नाम से ये युद्ध जाना जाता है। तो झेलम मार्ग से वापस लौटा। इसी समय भी या इस समय भी उसको पंजाब से लड़ना पड़ा। उसने पंजाब को जीता और फिर वह लौटते हुए रावी और चिनाब के संग पर पहुंचा। ठीक है, और यहाँ उसने सीबियों, ध्यान रखें किसको? सीबियों और अग्र श्रेणियों पर आक्रमण किया। सीबियों और अन्य श्रेणियों पर उसने आक्रमण किया।
तो यहाँ जब सीबी और अग्र श्रेणी के आक्रमण का सामना करना पड़ा तो अग्र श्रेणियों के साथ उसका बड़ा कड़ा संघर्ष हुआ था। ठीक है, इन संघर्ष से उसने छुटकारा पाया तो वो आगे मालवों और शूद्रकों के बीच फंस गया। यानी जब उसने सीबियों अग्र श्रेणियों के साथ संघर्ष किया, उसके बाद आगे बढ़ा तो मालवों और शूद्रकों के साथ उसे जूझना पड़ा। देखिए, मालव और शूद्रक वो पहले शत्रु थे, लेकिन विदेशी सत्ता के खिलाफ वो दोनों एक हो गए थे और सम्मिलित रूप से वो सिकंदर का सामना कर रहे थे। ठीक है, तो इनके साथ कड़ा संघर्ष हुआ। ठीक है, जब सिकंदर का इन यूनानियों का या सीबियों और अग्र श्रेणियों के साथ कड़ा संघर्ष हुआ, ठीक है, तो शूद्रकों के साथ यहाँ एक बड़ा लंबा संघर्ष चला। यूनानी सेना में इस संघर्ष के कारण विरोध के स्वर वो उभरने लगे थे। ठीक है, लेकिन सिकंदर ने किसी प्रकार से शूद्रकों मालवों से लड़ने के लिए अपनी सेना को तैयार कर लिया। ध्यान रखिए, शूद्रक और मालव पहले शत्रु थे, लेकिन यहाँ विदेशी सत्ता का मुकाबला करने के लिए दोनों साथ हो चुके थे। तो शूद्रक और मालवों पर हमला करने के लिए या उनसे संघर्ष करने के लिए अपनी सेना को बड़ी मुश्किल से उसने तैयार किया और उस सेना को मालवों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है, यूनानी है वो संबित थे कि इतने छोटे से राज्य के लोग इतने शक्तिशाली थे, लेकिन मालवों के शूद्रकों के इस संघर्ष के अंदर सिकंदर खुद घायल हो गया। जब सिकंदर खुद घायल हो गया तो उसके सैनिकों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपने स्वामी की रक्षा के लिए अपने पूरे प्राण प्रण से युद्ध किया और यूनानी सैनिक अब निरपराध बच्चों, स्त्रियों और पुरुषों को भी मारने लगे। ऐसी क्रूरता के कारण वो शूद्रक दुखी हो गए और उन्होंने मालवों को समझाया और समझाकर सिकंदर के सामने संधि का प्रस्ताव पेश किया। सिकंदर ने अब शूद्रकों के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और युद्ध दोनों तरफ से अब खत्म हो गया। अब सिकंदर जब वापसी में जा रहा था तो उसने क्या किया, मालवों के साथ शूद्रकों के साथ संधि की थी। इस संधि के तहत उसने अपने एक विश्वास पात्र सेनापति या विश्वास पात्र व्यक्ति फिलिप को, ठीक है, शूद्रकों और मालवों के इस क्षेत्र में अपना क्षत्रप या अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया और खुद आगे बढ़ गया। इस प्रकार हमें पता चलता है कि सिकंदर के जीते गए प्रदेशों का पीछे स्वामी कौन था, तो वो था फिलिप। ठीक है, अब सिकंदर अपने देश के लिए आगे बढ़ गया फिलिप को छोड़कर। वह सिंधु नदी के मुहाने पर चला गया और यहाँ जब वो सिंधु नदी पर पहुँचा तो उसे मेसिकेनस, संबोस, ओक्सिकेनस आदि राज्यों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, इस प्रकार वो 325 ईसा पूर्व में भारत को छोड़ पाया। ठीक है, इस प्रकार उसको अंत तक मेसिकेनस, संबोस, ओक्सिकेनस से भी संघर्ष करना पड़ा और 325 ईसा पूर्व में भारत को वो छोड़ पाया था। ठीक है, अब जो भारत छोड़ रहा था तब भी उसने अपनी सेना के 2 भाग कर दिए। ठीक है, आते हुए भी उसने सिंधु नदी पर पुल बनाने के लिए एक सेना अलग भेजी थी और खुद दूसरी सेना के साथ आ गया था। अब वापस आते इसमें भी उसने अपनी सेना का 2 भाग किया। एक सेना उसने नियार्कस के अधीन छोड़ी। अब नियार्कस के अधीन जो सेना थी वो नौसेना थी या वो जल मार्ग से यूनान की तरफ रवाना हो गई। यानी नियार्कस उसका विश्वास पात्र सेनापति था जिसके नेतृत्व में उसने एक सेना बनाई और उसको समुद्री मार्ग से यूनान जाने के लिए भेज दिया। जबकि दूसरी सेना का मुखिया वो खुद था और उस दूसरी सेना के टुकड़े के साथ काबुल से होता हुआ वो 324 ईसा पूर्व के अंत में ईरान के सूसा नगर में पहुंच गया। यानी 324 ईसा पूर्व में सिकंदर कहाँ पहुंचा, काबुल होता हुआ ईरान के सूसा नगर में पहुंचा और यहाँ वो सूसा नगर में पहुंचा तो वो बीमार हो गया, उसे तेज़ बुखार हुआ। तेज़ जबर के कारण वो बड़ा मुश्किल में आ गया और कहते हैं इस तेज़ जबर की स्थिति में वो ठीक नहीं हुआ और 323 ईसा पूर्व में जब वो केवल 32 साल का था उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक शक्तिशाली शासक है वो केवल 32 वर्ष की आयु में संसार से अलविदा कह गया। धन्यवाद।